हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। होप सो सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडीज़ को कर रहे होंगे और डे बाय डे आपकी नॉलेज बढ़ती जा रही होगी, इन्हांसमेंट होता जा रहा होगा नॉलेज का। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा टॉपिक पे बात करते हैं। आज हम जो चैप्टर कवर करने वाले हैं दैट चैप्टर इज़ नोन एज ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़, है ना। अब ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ के अंदर ये क्लास 12th का चैप्टर है, बायोलॉजी की एनसीईआरटी में दिया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है नीट के बिहाफ पे भी, और कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप देते हैं जो बायोलॉजी से रिलेटेड है तो डेफिनेटली यहाँ से किसी ना किसी मोड में किसी ना किसी तरीके से क्वेश्चन अराइज ज़रूर से होता है। तो बहुत अपने आप में लेंदी चैप्टर है, थ्योरी का चैप्टर है, समझने वाले कॉन्सेप्ट भी हैं जो आपको समझ में आने चाहिए, और ऐसे कॉन्सेप्ट भी हैं बहुत सारी जगह जो सिर्फ आपको याद रखने। ठीक है, दोनों ही कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या है कैसे है, और धीरे 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 चैप्टर को स्टार्ट करते हुए चीज़ों को एंड तक लेकर जाएंगे। अगर 1% भी आपको कहीं कोई दिक्कत महसूस हो देन यू कैन जस्ट मेक मी अ मैसेज इन द कमेंट बॉक्स। मैं आप अवेलेबल रहूँगी आपके लिए। ठीक है, चलिए, हो सके तो बेटा एक पेन और पेपर लेके बैठना, चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी। चलिए सीधे चलते हैं टॉपिक की। चैप्टर है हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ठीक है, समझ में आ रही है ना। अब अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी के अंदर क्या क्या दिया है कि क्या हमें पढ़ना है, क्या कंटेंट एनसीईआरटी कहती है कि ये आपको पढ़ना है। तो जब आप एनसीईआरटी का कोई चैप्टर देखते हो ना, तो चैप्टर के को खोलते ही, जैसे चैप्टर का पहला पेज आपने खोला तो पहला पेज ऊपर आपको देखते चैप्टर नंबर लिखा हुआ है, फिर चैप्टर का नाम लिखा हुआ है ना। इस साइड पे किसी साइंटिस्ट की समरी लिखी हुई है कि इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया, ऐसा किया वैसा किया। अगेन चैप्टर जब आप स्टार्ट करते हैं तो वहीं पे एक ऑरेंज कलर का, एक रेड कलर का बॉक्स बना हुआ होता है, उसके अंदर कुछ इंडेक्स दिया होता है कि इस चैप्टर को हम किस तरीके से पढ़ेंगे। क्या क्या है उस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले कॉमन डिसीज, कि भाई कॉमन डिजीज कौन सी है, ऐसी कॉमन डिजीज जो जिसकी वजह से, या ऐसी कॉमन डिजीज जो आपको एनसीईआरटी, डिजीज तो बहुत सारी है पर हमारे सिलेबस में कौन सी डिसीज है या जो डिसीज हमें पढ़नी चाहिए जिसकी वजह से हमें मार्क्स मिलेगा। ठीक है, क्योंकि डिसीज इतनी सारी है, हम सारे डिसीज सारी मेडिसिन बायोलॉजी तो खोल के नहीं बैठे हुए कि सब कुछ पढ़ेंगे सब कुछ करेंगे। तो हमें यही देखना है कि कॉमन डिजीज कौन सी है। ठीक है, दूसरा इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या है, इम्यूनिटी कैसी है, कितने टाइप्स की होती है, हमारी बॉडी में क्या कर रही है, तो वो सब कुछ हमें समझने की जरूरत है। नेक्स्ट आप ध्यान देंगे तो एक डिसीज और है भाई, जिसको आप क्या कहते हैं, कैंसर कहते हैं। ठीक है, जिसको आपको और समझने की जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ जाएगा सब कुछ, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा, एड्स को समझने की बहुत अच्छे से जरूरत है, एड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ड्रग्स एंड अल्कोहल, या एल्डोलेसेंस कह लीजिए, एल्डोलेसेंस। तो इन सब के ये टॉपिक एनसीईआरटी में दिए हुए हैं आपको सिस्टमैटिक पैटर्न पे। हमारी गाड़ी कुछ इनके इर्द गिर्द ही घूमेगी, जो भी कुछ घूमेगी हमारी गाड़ी इन्हीं के इर्द गिर्द घूमेगी, और आपको सब कुछ सिस्टमैटिक पैटर्न में से ध्यान से समझने की जरूरत है, बोलने की जरूरत है, टॉपिक को बार बार रिवाइज करने की जरूरत है। ठीक है, हमें इन्हीं के इर्द गिर्द घूमना है, जब भी हम घूमेंगे इन्हीं के आसपास घूमेंगे, यही मेन हमारा कंसर्न है, हम इसके आगे ना जाए। एड्स हम पढ़ रहे हैं एक लिमिट में एड्स को पढ़े, ऐसा ना हो कि आपको बायोलॉजी तो बहुत अच्छी लगती है, ऐसा होता है ना, और हम कुछ बिल्कुल एकदम, कैंसर हमें पढ़ने में बहुत अच्छा लगा, और कैंसर जब हमें पढ़ने में इतना अच्छा लग रहा है तो मालूम पड़ा हमने ऑन्कोलॉजी की कोई एक किताब ले ली और उसको लेके बैठ गए हम। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना आपको, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं है बिल्कुल। ठीक है, तो इसके इर्द गिर्द रहना है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी रहना है, इतना रहना है कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, आपका नीट का क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, आप उसे आराम से हैंडल कर लें क्वेश्चन को। क्लियर है ना मेरी बात। चलिए टॉपिक पे बात करते हैं सीधे। तो सबसे पहला सवाल तो यहाँ से ये आता है कि भाई हेल्थ है क्या, व्हाट इज हेल्थ, है ना। तो कमेंट बॉक्स में जब तुम पढ़ो तो वीडियो को यहाँ पे स्टॉप कर देना, पॉज कर देना, और पॉज करने के बाद तुम क्या जानते हो जरा ये आंसर मुझे उस समय देना। तो तुम में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि हेल्थ का मतलब होता है स्वास्थ्य। अरे भाई वो इसकी हिंदी है ना। हेल्थ बेसिकली क्या है, इसको कैसे आप डिफाइन करते हैं, इट्स अ बायोलॉजिकल टर्म, बायोलॉजिकल
टर्म है ये, बात समझ रहे हो, जिसमें क्या है, इन विच क्या हो, जिसमें वेल बीइंग कैसा है, फिजिकली फिट, मेंटली फिट, सोशली फिट, बात समझ रहे हो। दूसरा उसका बिहेवियर फिट होना चाहिए, इकोनॉमिक स्टेटस होना चाहिए उस पर्सन का। अगर मान लीजिए कोई इंसान आप देख रहे हैं, किसी व्यक्ति को आप देख रहे हैं, तो उसकी बॉडी फिजिकली पूरी तरीके से फिट होना चाहिए, दो आंखें, पैर, ये सब कुछ अगर उसके पास है, सोचने समझने की क्षमता यानी कि मेंटल स्टेबिलिटी उसके पास है, सोशली एक्टिव, ऐसा नहीं है कि हर किसी से जाके कहीं भी लड़ाई कर लेता है, कभी लड़ाई हो जाती है, कभी दो लोगों से बात कर लेता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ होता है, मतलब ठीक है, सोशली एक्टिव भी है, बिहेवियर भी अच्छा होना चाहिए भाई, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मिलनसार है, तो होता है ना अच्छे लोग के साथ भी कभी कभी क्या मोस्टली गलत चीजें अच्छे लोगों के साथ ही हो जाती है, तो ज्यादा अच्छा भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा मोगैम्बो भी नहीं होना चाहिए, है ना, तो बिहेवियरली भी एक्टिव होना चाहिए। इकोनॉमिक स्टेटस आज के समय में सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई इसका इकोनॉमिक स्टेटस होना चाहिए, है कि नहीं, समझ में आ रही है। इन सब में चार बातें जो तुम्हें याद रखनी चाहिए, जैसे कि क्या याद रखना चाहिए, जो एनसीईआरटी में दी है, फिजिकली फिट, मेंटली फिट, सोशली फिट, ये 3 पॉइंट तुमको याद रखना चाहिए कि भाई इस पर्सन कैसा है आपका, फिजिकली पूरी तरीके से आपका जो पर्सन है कैसा है, हेल्दी पर्सन। बात समझ में आ गई, ये तीनों ही किसके वर्ड हैं, एनसीईआरटी के वर्ड है, क्लियर है ना, समझ में आ गई ना। चलें आगे। दूसरी एक बड़ी बात याद रखिएगा बेटा, अगर आप किसी साइंटिस्ट के बारे में मुझसे पूछें, हमारे इंडिया के अंदर, आयुर्वेदा के अंदर, किसके अंदर, आयुर्वेदा के अंदर, चरक चरक एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले क्या किया, आयुर्वेदा को एक्सप्लेन किया और बताया कि भाई कुछ डिजीज जैसा होता है, कुछ हेल्थ जैसा होता है। बात समझ पा रहे हो, क्लियर हो पा रही है ना, सही है ना। दूसरी, इनको क्या बोलते हैं, चरक को फादर ऑफ मेडिसिन या इंडियन मेडिसिन, आयुर्वेदा फादर, फादर ऑफ आयुर्वेदा। आयुर्वेदा के फादर कौन है, आपके चरक। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रही है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है ना। दूसरी बड़ी बात, इन्होंने क्या कहा, आयुर्वेदा के अंदर इन्होंने क्या बात की कि बॉडी के अंदर जितने भी ह्यूमर्स होते हैं, जितने भी क्या होते हैं, ह्यूमर्स होते हैं, वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, बैलेंस होने। ह्यूमर्स क्या होते हैं, जो आपके लिक्विड्स होते हैं, है ना। ह्यूमरल्स क्या होते हैं, जो आपके क्या होते हैं, लिक्विड्स होते हैं। लिक्विड क्या होते हैं, जैसे कि आपका ब्लड हो गया, आपका स्लाइवा हो गया, आपका स्वेट हो गया, आपका यूरिन हो गया, ये क्या है, बॉडी के लिक्विड, लिम्फ हो गया, है ना। तो बॉडी के 5 जो लिक्विड्स हैं वो क्या होने चाहिए, बैलेंस्ड होने चाहिए। अगर वो बैलेंस होंगे तो आप एकदम हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त होंगे। अगर उन 5 लिक्विड के अंदर कहीं कोई दिक्कत आ गई तो फिर आप कहीं कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आप खुद को रोगी कह सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ रही है। ये बात किसने कही, आयुर्वेदा फादर। कौन है आयुर्वेदा फादर, आपके चरक है। क्लियर है। दूसरी बड़ी बात याद क्या रखेंगे आप लोग बेटा, सुश्रुतों को याद रखिएगा, जिन्होंने क्या की थी, मेडिकल सर्जरी। इंडिया के अंदर सबसे पहले जो सर्जरी की वो किसने की, सुश्रुतों ने की। क्लियर है। किसकी सर्जरी की, नाक की सर्जरी की थी, राइनो की सर्जरी की थी। ठीक है। फादर ऑफ मेडिसिन किसको कहा जाता है, याद रखने वाली बात है, फादर ऑफ मेडिसिन हम किसे कहते हैं, किसे कहते हैं बेटा, हिप्पोक्रेट्स को। किसे कहते हैं बच्चे, हिप्पोक्रेट्स को कहते हैं। फादर ऑफ मेडिसिन किसे कहते हैं, हिप्पोक्रेट्स को। ठीक है। दूसरी बड़ी बात क्या याद रखेंगे, ये सारे सवाल हैं जो 1 नंबर में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ये जितनी भी बातें हम पढ़ रहे हैं अभी तक, तो हल्के में मत ले लेना। दूसरी बड़ी बात क्या है, फादर ऑफ सर्जरी कौन है आपके, सुश्रुत। बात समझ में आ रही है, फादर ऑफ सर्जरी कौन है, सुश्रुत। दूसरा आपके इम्यूनोलॉजी कह लीजिए, इसके अंदर कौन है आपके फादर, एडवर्ड जीनर। कौन है बेटा, एडवर्ड जीनर। क्लियर है। पैथोलॉजी के अंदर फादर कौन है आपके, रुडोल्फ वर्ची।
वर्जिका। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आ रही? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये सब कुछ अभी आपने क्या देखा, एक बेसिक टर्मिनोलॉजी देखी, किसकी? सिर्फ हेल्थ की। क्या क्या देखा, एक बार फिर से देखते हैं। आपने देखा कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर हमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या क्या कंटेंट दिए गए हैं वो देखे हमने, कि भाई कॉमन डिसीज पढ़नी है, हमें इम्यूनिटी पढ़नी है, कैंसर पढ़ना है, एड्स पढ़ना है, ड्रग एंड एडोलेसेंस के बारे में जानना है। दूसरा, फिर आपने हेल्थ के बारे में जाना कि हेल्थ क्या है, एक तरीके का बायोलॉजिकल फिनोमेना है, एक टर्म है जिसके अंदर क्या है, फिजिकल, मेंटल, सोशल स्टेटस होना चाहिए। अगर पर्सन के पास ये तीनों कंडीशन है तो वो क्या है, पर्सन पूरी तरीके से फिजिकली वेलबींग है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद को हेल्दी कह सकते हैं। आयुर्वेदा के अंदर आपने क्या देखा कि जो चरक है उनको इंडियन मेडिसिन फादर ऑफ आयुर्वेदा भी कहा जाता है। दूसरा क्या बात आपने पढ़ी कि बॉडी के अंदर जितने भी ह्यूमर्स होते हैं, यानी जितने भी लिक्विड होते हैं, अगर वो बैलेंस है तो आप क्या कह पाते हैं कि बॉडी क्या है आपकी, हेल्दी बॉडी है। अगर वो ह्यूमर्स आपके बैलेंस है तो बॉडी क्या है आपकी, हेल्दी बॉडी है। बात समझ में आ रही है ना? क्लियर हो पा रही है? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो ये इतनी बातें अभी हमने देखी। अब हम आगे बढ़ेंगे और अगले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे इसी के अंदर, जिसको तुम क्या कहते हो, डिजीज कहते हो। ठीक है, रफ कर दूं? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बहुत धीरे धीरे चलेंगे, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं होगी, बहुत धीरे धीरे। डिजीज क्या होती है? डिजीज बता सकते हो तुम मुझे? एनी undesirable change, any undesirable change which occur in body। अगर बॉडी के अंदर कोई भी अनडिजायरेबल चेंज आ जाए, किसके अंदर? ह्यूमन की बॉडी के अंदर। अगर ये अनडिजायरेबल का मतलब क्या है? जिसकी बॉडी में जरूरत नहीं है और फिर वो आ गया। कहाँ से आ गया मैम? कैसे भी आ सकता है, एनवायरमेंट से कोई फिजिकल कंडीशन क्रिएट हुई, कुछ भी ऐसा हुआ जिसकी वजह से बॉडी के अंदर एक ऐसा चेंज क्रिएट हुआ जो नहीं होना चाहिए, यानी अनडिजायरेबल, जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, जिसका डिजायरनेस नहीं था, तो उस कंडीशन को तुम क्या कहते हो बेटा? उसको तुम कह देते हो डिजीज। क्या कह देते हो? डिजीज। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक हमारे पास टर्म है जिसको हम और अच्छे से समझ सकते हैं कि अनडिजायरेबल कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं। यहाँ पे अनडिजायरेबल चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं? बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? मुझे समझाओ जरा। अनडिजायरेबल चेंज क्या क्या हो सकते हैं वो हमें देखना है। जैसे कि कोई फिजिकल चेंज आ जाए बॉडी के अंदर, ठीक है। दूसरा, कोई आपका केमिकल चेंज आ जाए, कोई केमिकल लेवल पे चेंज आ जाए। नेक्स्ट, किसी बायोलॉजिकल लेवल पे कोई चेंज हो, है ना। नेक्स्ट, हो सकता है कि बॉडी में तो सब कुछ सही है, एनवायरमेंट में कहीं से कोई दिक्कत आ जाए, तो एनवायरमेंट लेवल पे कहीं कोई चेंज आ जाए। तो अगर मान लीजिए, अगर कहीं भी इनमें से कहीं भी आपको कोई भी अनडिजायरेबल चेंज आपको देखने के लिए मिलता है, तो आप उस कंडीशन को क्या कहते हो कि बॉडी के अंदर क्या क्रिएट हो गया? अनडिजायरेबल चेंज, जो अल्टीमेट क्या कॉज करेगा? डिजीज कॉज करेगा, है ना। अब समझते हैं कि करके फिजिकल क्या, जो आपका फिजिकल अनडिजायरेबल चेंज है वो कैसे कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है भाई? हो सकता है कि भाई टेम्परेचर या तो बढ़ जाए या घट जाए, टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से या फिर टेम्परेचर के कम होने की वजह से अनडिजायरेबल चेंज हो जाए, है ना। हो सकता है, अरे तुम्हें बुखार नहीं आ जाता, बुखार में क्या हो जाता है? टेम्परेचर ही तो बढ़ जाता है, और क्या हो जाता है बुखार में? तो वो फिजिकल चेंज हो गया एक तरीके से, है ना। दूसरा, बॉडी के अंदर प्रेशर में कोई चेंज आ जाए, तुम कहते हो ब्लड प्रेशर बढ़ गया या ब्लड प्रेशर कम हो गया, अरे कहते हो कि नहीं कहते हो? अरे बोलो भाई, है ना। तो वो भी फिजिकल चेंज। तो ये अगर फिजिकल चेंज आ रहा है तो अल्टीमेट ये अनडिजायरेबल चेंज ही तो है, और ये अनडिजायरेबल चेंज क्या लीड कर रहा है? डिजीज को ही तो लीड कर रहा है, और कर क्या रहा है? ये सब कुछ डिजीज ही तो हो रही है। अरे समझ में आ रही है या नहीं आ रही? जल्दी जल्दी बताओ।
चलो आगे फिर देखते हैं जरा सा। तो ये हो गई टेम्परेचर, ये हो गया प्रेशर। और क्या देखते हैं जरा सा फिजिकल लेवल पे, और क्या हो सकता है फिजिकल लेवल पे? भाई बॉडी की कोई आपकी जो आपका पूरा का पूरा सिस्टम है, इस सिस्टम में ऐसा ना हो कि कहीं और कोई किसी तरीके से टेम्परेचर ह्यूमिडिटी पे कहीं कि भाई बॉडी का अंदर जो जो लिक्विड बन रहा है, उन लिक्विड पे कहीं किसी तरीके से कोई फर्क पड़े। बात समझ में आ रही है? नहीं एक्सक्यूज मी। दूसरी बड़ी चीज देखते हैं केमिकल लेवल पे क्या चेंज आ रहा है। तो केमिकल लेवल पे मान लो अगर कोई एंजाइमेटिक एक्टिविटी है, अगर मान लो एंजाइमेटिक एक्टिविटी में प्रोटीन बनना है कुछ और बन रहा है कुछ, है ना, मॉलिक्यूल बनना था कुछ और बन रहा है कुछ, तो इस तरीके की अगर दिक्कत आएंगी तो भी फिर दिक्कत वाली बात है, अपने को नहीं होनी चाहिए, है ना। बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल तो हम सबको पता ही है मैम। बायोलॉजिकल में क्या होगा भाई? बायोलॉजिकल में हो सकता है कि कोई पैथोजन ही बॉडी के अंदर एंटर कर जाए। कौन सा पैथोजन एंटर कर जाए? अरे दुनिया भर के हैं भाई। बैक्टीरिया एंटर कर जाए, ये भी तो एंटर कर जाते हैं, और जब एंटर करेंगे तो अनडिजायरेबल चेंज ही कॉज करेंगे, और ये अनडिजायरेबल चेंज अल्टीमेट क्या कॉज करेंगे? डिजीज ही कॉज करेंगे। तो बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, है ना, और क्या है, और क्या है भाई, और दुनिया भर के पैथोजेंस हैं आपके पास, जो वो सब कुछ क्या कॉज कर रहे हैं? सब कुछ बायोलॉजिकल चेंजेस आपकी बॉडी के अंदर क्रिएट करेंगे, और बायोलॉजिकल चेंजेस ही अनडिजायरेबल चेंज को लेकर आएंगे, और ये क्या अल्टीमेट क्या होंगे? डिजीज बन जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट एनवायरनमेंट की। भाई बॉडी के अंदर तो लगभग ठीक ठाक ही था सब, एनवायरनमेंट के अंदर कॉमन सी बात है, अगर बॉडी के अंदर अगर बाहर अंदर सब कुछ कहीं कोई दिक्कत है, तो दिक्कत आ किसकी रही है? बाहर से कुछ ना कुछ तो लेना देना रहा होगा जरूर से। तो अगर अनडिजायरेबल चेंज, मान लो कि बाहर बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, कॉमन सी बात है वो एयर हम भी ले रहे हैं, तो उस एयर के पार्टिकल्स कुछ हमारी बॉडी के भी अंदर आएंगे, तो हो सकता है उस एनवायरनमेंट की वजह से हमारी दिक्कत हो जाए भाई बहुत ज्यादा। तो एनवायरनमेंट चेंज की होने की वजह से भी क्या हो सकता है? एनवायरनमेंट चेंज होने की वजह से भी दिक्कत आपको देखने के लिए मिल सकती है। क्लियर है? समझ में आ रही है? तो ये हमने बेसिक, बहुत बेसिक किसके बारे में पढ़ा? हेल्थ और डिसीज के बारे में। एक नोट करके बात को जरूर से लिख लेना बेटा। क्या लिख लोगे? जो भी आपने लास्ट में हेल्थ के अंदर एक बात देखी, आपने क्या देखा? अ वेल बीइंग इज फिजिकली फिट विद द सोशल, मेंटल एंड फिजिकल स्टेटस। तो वो बात किसने कही थी? WHO ने कही थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कहा था? वेल बीइंग कैसा होना चाहिए? फिजिकली, मेंटली, सोशली फिट होना चाहिए। अब वेल बीइंग को तुम क्या कहते हो? आप उसको कहते हो कि वो कैसा है? हेल्दी है। इस बात को किसने सबसे पहले मोहर लगाई? WHO ने लगाई। ठीक है, तो इसको नोट करके जरूर से मेंशन कर लेना। क्लियर? समझ में आ रही है सब कुछ? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? क्लियर है ना? चलो इतना ठीक है, इतना रख लो, मिलेंगे अगली वीडियो में।